जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो जनजातीय विद्रोह होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि जो अंग्रेज़ सरकार थी वो जनजातियों को उनके वनों के क्षेत्र से बाहर निकाल रही थी और वनों पर कब्जा कर रही थी। तो इस कारण जनजातीय विद्रोह हुए थे। तो अब जब भारत आज़ाद हो गया तो जनजातियों को क्या अधिकार दिए गए या नहीं दिए गए? उस टाइम वादा किया गया था कि जनजातियों को उनके अधिकार मिलेंगे, उनको उनके निवास स्थान पर संरक्षित किया जाएगा और उनके जो एरिया हैं जहाँ जो उनकी पारंपरिक मान्यताएं हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो आज वही बात करते हैं कि इन जनजातियों के वनों को लेकर कौन कौन से अधिकार हैं और किस कानून के तहत इनको अधिकार दिए गए थे। पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। इसको आप यदि जनजातीय विद्रोह के बारे में लिख रहे हो पेंस में तो उसमें भी आप इसका मेंशन कर सकते हो कौन से कानून के तहत अब इनको अधिकार दे दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले अपन बात करते हैं वनों के बारे में कि वनों के बारे में कौन कौन सा कानून बना हुआ है। तो अपन बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980। देखो, सबसे पहले वनों को संरक्षण करने के लिए एक एक्ट आया था। कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम 1980। इससे पहले 1927 में भी आ चुका है, लेकिन अपन जो जो इम्पोर्टेंट है उनको देख रहे हैं ना। तो कौन सा है? वन संरक्षण अधिनियम एक्ट 1980। देखो, इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो वन है उनकी कटाई कर सकते हैं दो कारणों से। मतलब वन का उपयोग है गैर वन के लिए भी काम में ले सकते हैं। जैसे सरकार जो सड़क वगैरह बनाती है, सड़क का निर्माण करती है, या कोई दूसरी परियोजना होती है जो लोक कल्याण के लिए आवश्यक होती है, उनको लेके जो प्रावधान किया गया है 1980 में कि हाँ, इनका सरकार वनों का भी उपयोग कर सकती है गैर वन के लिए। तो पहला, गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? जो वन भूमि है उसका डाइवर्जन कर सकते हैं, वन भूमि का उपयोग कर सकते हैं। यदि राज्य करेगा तो राज्य को राज्य ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी मन से कर सकता है, नहीं, राज्यों को केंद्र की अनुमति लेनी होगी। ध्यान रखना, केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। जब राज्य कोई वन का हस्तक्षेप करता है, वन में यदि उनका गैर वन वानिकी उपयोग करता है उसका वन का, तो उसको राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र जब अनुमति देगा तभी उस वन में वो कोई परियोजना लागू कर सकता है, उसका गैर वानिकी उपयोग कर सकता है। अच्छा, लेकिन यदि इसका उपयोग करेगा कोई परियोजना XYZ कोई भी हो, यदि वन के अलावा कोई और उपयोग करेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति भी करनी होगी। तो क्षतिपूर्ति वनीकरण का भी प्रावधान किया गया इस एक्ट में। क्षतिपूर्ति वनीकरण, ध्यान रखना। यदि अपन जो सरकार है वो किसी गैर उद्देश्य के लिए वन का उपयोग कर रही है, गैर वन के उद्देश्य के लिए उपयोग कर रही है, तो उसको क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ेगी। जैसे वृक्ष वगैरह लगाना, उस वन का और विस्तार वगैरह करना वगैरह, XYZ कुछ भी हो सकता है। और यदि वन में कोई सामुदायिक लोग रहते हैं तो उनको भी, यदि उनकी भूमि का भी सरकार हस्तक्षेप करती है, उनका उपयोग करती है उस भूमि का, तो उनको भी क्षतिपूर्ति के रूप में या तो प्रतिस्थापित करना होगा या उनको आय देनी पड़ेगी उसकी। अच्छा, वन कौन सा होता है? अपन ने ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 की बात करें, इसमें किस को वन माना गया है? ध्यान रखना। देखो, वन वो होगा या तो वो सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में शामिल है, सरकारी रिकॉर्ड के रूप में शामिल है। अच्छा, एक आपको पता हो तो एक एक्ट, जब वन संरक्षण अधिनियम 1980 था तब एक सरकार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, TN गोडावरन जजमेंट आया था। तो उसमें जो हाई कोर्ट है ना, उसने वनों के बारे में और भी प्रावधान किए थे। तो वन कौन कौन से हो गए? या तो वो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर वन के रूप में शामिल किया गया है, या जो हाई कोर्ट द्वारा TN गोडावरन जजमेंट आया था उसमें यदि वन के बारे में जो परिभाषा दी गई है उनको वन माना जाएगा। और इन दोनों का जो उपयोग किया जाएगा उसको गैर वानिकी उद्देश्य के लिए उपयोग करिए तो क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। और राज्य सरकार उपयोग करेगी तो केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। अब इसमें सरकार ने संशोधन कर दिया। आपको पता हो तो 2023 के संबंध में कुछ आंदोलन हुए थे वनों को लेकर,
और ये अफवाह फैलाई गई थी कि अब तो सरकार वनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेगी और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनको वन क्षेत्र दे देगी, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। ये कब आया था? 2023 में। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। इसमें क्या किया गया था कि वन की परिभाषा बदलाव कर दिया गया था, परिभाषा में बदलाव किया गया था। क्या बदलाव किया गया था? देखो, वन कौन सा होगा? जो एक तो जो भारतीय वन अधिनियम जो अंग्रेजों के समय में आया था ना, 1927, वन एक्ट 1927, इसमें या तो उसको वन घोषित कर रखा हो, या जो 1980 का एक्ट है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है ना, FCA 1980, उसके अंदर वो वन के रूप में शामिल हो। तो अब ये प्रावधान कर दिया गया कि या तो भारतीय एक्ट में शामिल हो 1927 वाले में, या 1980 वाले में यदि उसको वन के रूप में अपन शामिल कर रखे हैं किसी क्षेत्र को, तो उसको वन माना जाएगा। TN गोडावरन जजमेंट को भी के थ्रू जो वन घोषित कर दिए गए थे उनको भी शामिल किया गया, लेकिन जो TN गोडावरन जजमेंट था उसको समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, और इसमें एक और प्रावधान कर दिया गया, इसमें अपवाद के रूप में जैसे क्या कर दिया गया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय 1980 के एक्ट में क्या था कि सरकार उपयोग कर रही है, राज्य सरकार, तो केंद्र की अनुमति लेगी और क्षतिपूर्ति भी करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ अपवाद कर दिया गया कि जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे चाइना की से लागू टच में जो सीमा है, या फिर पाकिस्तान वगैरह, तो कोई भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके जो 100 किलोमीटर का एरिया है उस सीमा से, वहाँ पर रणनीतिक रूप से परियोजना स्थापित की जा सकती हैं। यानी सरकार आर्मी के लिए या कोई सड़क वगैरह वहाँ से लेके जा रही है ताकि आर्मी को तुरंत फ़ायदा हो सके युद्ध के समय वगैरह, तो रणनीतिक रूप से जो भी परियोजना लागू हो रही है ना, उनका अपवाद के रूप में इसको शामिल कर दिया गया। यानी कि 100 किलोमीटर के अंदर गैर वनों का उपयोग कर सकती है सरकार रणनीतिक रूप से, और ये काफ़ी ज़रूरी था। अच्छा, दूसरा इसमें क्या और शामिल कर दिया गया कि जो चिड़ियाघर होती है, सफारी टूरिज्म, और इनकी भी सुविधा मतलब इनमें भी वृद्धि कर दी गई। और जो वामपंथी जो जिले होते हैं, जैसे कि जो अपने झारखंड वगैरह ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर वामपंथी पाए जाते हैं और वो नक्सलवाद बोलते हैं ना उनको, उन जिलों में कोई सरकार यदि योजना लागू करना चाहती है तो 5 हेक्टेयर तक की सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना लागू कर सकती है। यानी जो वामपंथी उग्रवादी जो जिले हैं, इनमें सरकार 5 हेक्टेयर तक कोई परियोजना लागू कर सकती है, ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको वामपंथ से जो उग्रवाद रूप धारण कर रखे हैं उनको समाप्त किया जा सके, यानी उनको शिक्षा वगैरह दिलाई जा सके, तो ताकि वो उग्रवाद वाला रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो यहाँ पर परियोजनाएं 5 हेक्टेयर तक की कोई परियोजना लागू करी जा सकती है। तो ये वन में संशोधन कर दिया गया। पहले क्या होता था कि यदि कोई भी 100 किलोमीटर के एरिया में सरकार कोई भी रणनीति के उपयोग करना चाह रही थी तो उसका आंदोलन होने लग जाता था, और यदि वामपंथी जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर भी वनों की कटाई करके कोई परियोजना लागू कर रही है तो वहाँ पर भी आंदोलन वगैरह करने लग जाते थे। तो इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने ये बदलाव किया था 2023 में। इसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो फरवरी 2023 में तो संशोधन हुआ, फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डिम्ड फॉरेस्ट होते हैं, यानी डिम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो डिम्ड फॉरेस्ट उनको बोलते हैं जिनको वन के रूप में अभी तक घोषित नहीं किया गया, लेकिन है वो वन, जो 2023 या 1980 के जो एक्ट में जिनको वन के रूप में घोषित नहीं किया गया था ना कि ये वन है, लेकिन है वन का एरिया, उनको डिम्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो जी अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था वो डिम्ड फॉरेस्ट से रिलेटेड आया था कि डिम्ड फॉरेस्ट को परिभाषित करो, किस किस को आप डिम्ड फॉरेस्ट मानोगे, यानी जो वन के रूप में जो शामिल नहीं है लेकिन है वो वन। जब तक आपको इसको परिभाषित नहीं करते तो वो जो 1980 का एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, TN गोडावरन जजमेंट, ये लागू रहेगा। समझ में आया कि जो 2023 में सरकार ने बदलाव किया, कानून में संशोधन किया, वन की परिभाषा में बदल दिया, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित कुछ नए प्रावधान किए। इसके विरोध में लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया
कि जो आपने डिम्ड फॉरेस्ट की जो परिभाषा होती है, यानी जो वन वन के रूप में परिभाषित नहीं किया गया लेकिन है वो वन ही, तो उसको पहले परिभाषित करो कि किस किस को आप डिम्ड फॉरेस्ट मानोगे। तो और जब तक परिभाषित नहीं करते तब तक जो टी.एन. गोडावरन जजमेंट है, यानी जो जजमेंट 1980 में लागू हुआ था, वो ही मान्य रहेगा। तो अब सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, मैंने उस टाइम बताया था आपको कि अपन वन अधिकार अधिनियम, मतलब जो जनजाति होती हैं, स्टार्टिंग में बताया था कि जो जनजातियों को अधिकार दिए गए थे उनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो वन अधिकार अधिनियम उनको अधिकार 2006 के एक्ट के अनुसार मिल रहे हैं। जितनी भी जो वनों में जनजातियाँ पाई जाती हैं उनको जो अधिकार मिले हुए हैं वो किससे मिले हुए हैं? वन अधिकार अधिनियम 2006। अच्छा देखो, इसमें क्या किया गया कि जो अनुसूचित जो जनजाति होती है जो वहाँ वनों में पाई जाती हैं और जो अन्य पारंपरिक वनवासी हैं उनको अधिकार देने के लिए ये एक्ट आया था। किस किस को? अनुसूचित जनजाति और कोई भी अन्य जो वहाँ पे जो निवास करी है अन्य पारंपरिक वनवासी। अच्छा, इनमें के मतलब ये प्रावधान आया क्यों? एक तो इनको संरक्षण देने के लिए, इनका जो वन है का जो उपयोग करते हैं उसको बनाए रखने के लिए। अच्छा, ये जो वन अधिकार अधिनियम आया था इसका जो प्रावधान, मतलब जो इसकी स्थापना के लिए जो संस्थागत जो ढांचा तैयार किया गया था वो अपना जो BDA एक्ट था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 था, जिसके बारे में मैंने लास्ट टॉपिक में बात की थी जब अपन संरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे। उसके द्वारा इसको संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया है, यानी उसी में इसकी शुरुआत हो गई थी, वहीं से इसकी आगे ये एक्ट का आधार बनाया है। संस्थागत तंत्र का प्रदान अपना जो BDA एक्ट 2002 है उसी में हो गया था। अच्छा, जो वन अधिकार अधिनियम है इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका वन मंत्रालय नोडल मंत्रालय नहीं है, ध्यान रखना, इसका नोडल मंत्रालय जन मंत्रालय है। जो UPSC यदि प्रश्न पूछती है तो नोडल मंत्रालय को कंफ्यूज कर देती है, कोई दूसरा दे देती है, वहाँ पर गलती करवा देती है। तो आप वन अधिकार अधिनियम शब्द सुन के आपको लगेगा वन से रिलेटेड है, तो जो वन मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, उसमें आएगा ये नहीं, ये आया था जनजातीय मंत्रालय, क्योंकि किसको अधिकार दिया गया है? जनजातियों को। तो वन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर जनजातीय, ध्यान रखना। इसमें आता है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अच्छा, इसमें किस किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? इसमें 4 प्रकार के अधिकार हैं। 4 प्रकार के अधिकार हैं। कौन कौन से? एक तो शीर्ष अधिकार मतलब जो सर्वोच्च अधिकार है ना, शीर्षक अधिकार। देखो इसमें क्या, जो भी दिसंबर 2005 एक्ट कब आया था? 2006 में आया था, 2006 में आया था। तो दिसंबर 2025 से पहले जो खेती भूमि है, यदि कोई व्यक्तिगत रूप से खेती कराता है या सामुदायिक रूप से वो खेती कराता है, उसको उस भूमि का अधिकार दिया गया है। और ये कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक। देखो, या तो वो पहले दिसंबर 2005 तक क्या कर रहा था? खेती कर रहा था, या तो कोई व्यक्तिगत अधिकार वाला, या पूरा जो गांव जो जनजातियाँ होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर सामुदायिक अधिकार ज़्यादा पाए जाते हैं, या तो व्यक्तिगत या सामुदायिक। तो किसी व्यक्ति को मैक्सिमम भूमि कितनी? 4 हेक्टेयर को उसको दी जाएगी, मतलब उस पर अधिकार रहेगा उसका। अच्छा, उपयोग के आधार पर जो इस एक्ट में दूसरा क्या प्रावधान किया गया कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो जनजाति है या अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं, उनको लघु वनोपज, चराई और वहाँ के जल निकाय है, इनका उपयोग करने की अनुमति रहेगी। किस किस का? लघु वनोप, यानी जो वहाँ के कंदमूल वगैरह होते हैं या शहद वगैरह हो गया, इनका वो उपयोग कर सकते हैं। चराई का हुआ, वहाँ के जो जल निकाय हैं इनका इस्तेमाल हो गया। तो ये हो गया पहला अधिकार। दूसरा अधिकार ये उपयोग का अधिकार हो गया, है ना, उपयोग कर सकते हैं। उपयोग के अलावा कोई, मतलब सरकार वहाँ पर कोई परियोजना वगैरह ला रही है तो उनको यदि वहाँ से बेदखल की जा रही है तो उनका संरक्षण किया जाएगा, संरक्षण या राहत के लिए, है ना। यदि वहाँ से उनको बेदखल किया जा रहा है, अवैध रूप से बेदखल
नहीं किया, एक तो अवैध रूप से बेदखल नहीं किया जाएगा, और कोई भी जो अन्य जो बाहर के लोग हैं वो भी उनके जो क्षेत्र होता है उसमें बेदखल नहीं करेंगे, मतलब उसमें दखलबाजी नहीं करेंगे, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और यदि इनका विस्थापन किया जाएगा तो इनको उचित प्रकार का पुनर्वास दूसरी जगह वापस पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो विस्थापन के समय इनको उचित पुनर्वास किया जाएगा। ये हो गया तीसरा। चौथा, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, इन सब अधिकारों का स्रोत क्या होगा, वो होगी ग्राम सभा। जो वन का जो वन प्रबंधन अधिकार है ना, वन प्रबंधन अधिकार, चाहे कौन कौन से हुए, रक्षा हुई, चाहे उनके जो लोग हैं उनकी रक्षा हुई, या संरक्षण का लेकर होगा, या पुनर्जीविका, या कोई भी प्रबंध, जो भी जितने भी अधिकार है वन प्रबंधन के जितने भी अधिकार है, इनका जो नोडल एजेंसी होगी वो ग्राम सभा होगी। मतलब वहाँ की जो ग्राम सभा जो बोल देगी उसी को मान्य माना जाएगा, ध्यान रखना, ये है नोडल एजेंसी। तो जो सामुदायिक जो अधिकार है वनों को लेकर, वन अधिकार अधिनियम 2006, उसमें ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। ग्राम सभा यानी वो वहाँ की वो पंचायत वाली सभा। तो यहाँ की जो ग्राम सभा कुछ भी बोलेगी रक्षा को, संरक्षण को लेके, वो उसी को मान्य होगा। अच्छा, यहाँ पर जो वनों के, अभी पीटी में जो प्रश्न पूछा गया था कि जो बांस वाले जो वन होते हैं उनकी कटाई को लेके किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, तो उसकी अनुमति देती है ग्राम सभा, ध्यान रखना। वन रोल्स में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, हमेशा कोई भी प्रश्न पूछा गया है यदि ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है तो ग्राम सभा को ही सही करके आना। तो अपन ने आज क्या क्या किया, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपन ने बात की वन संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों में वन अधिनियम 1980 क्या है, किसको मतलब इसमें क्या किया जाता है, गैर वनी के उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं भूमि का, इसमें वन भूमि का डाइवर्जन कर सकते हैं। राज्य सरकार यदि वन भूमि का गैर वनीकरण के लिए उपयोग करेगी तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुमति लेगी। क्षतिपूर्ति वनीकरण, यदि वन का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। वन कौन से हो गए, या तो सरकारी रिकॉर्ड में 1927 वाले एक्ट के द्वारा शामिल किए गए हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था TN गोडावरन, उसमें वन के बारे में जो परिभाषा दी गई थी वो शामिल हो गए। फिर 2023 में संशोधन किया गया। क्यों संशोधन किया, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो वामपंथी उग्रवाद वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वहाँ पर रणनीतिक रूप से कोई भी परियोजना लागू कर सकती है। तो इसके लिए वन परिभाषा में बदलाव किया गया, और क्या प्रावधान किया गया कि जो भारतीय वन एक्ट 1927 या जो 1980 का वन का एक्ट था, उसमें जो वन के रूप में जो उल्लेखित किया गया है कि ये है वन है, उनको वन माना जाएगा, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 100 किलोमीटर तक और वामपंथी उग्रवाद का 5 हेक्टेयर तक। लेकिन जो 2023 का एक्ट आया तो उसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि जो डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं, यानी जो फॉरेस्ट के रूप में परिभाषित नहीं है लेकिन जो फॉरेस्ट हैं, उनको जब तक बिल्कुल अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं किया जाएगा तब तक जो TN गोडावरन जो 1980 में जजमेंट आया था वो ही मान्य रहेगा। फिर आता है वनों का अधिकार को, तो वहाँ के जो जनजातियाँ होती हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन सी जनजाति है, अनुसूचित जो जनजाति होती है जो वनों में निवास करती है, या अन्य जो पारंपरिक वन के वासी हैं जो लंबे समय से वहाँ पर वनों में निवास करते थे। अच्छा, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, उसकी जो संस्थागत तंत्र, मतलब इसकी जो शुरुआत हो गई थी वो BDA एक्ट 2002, जिसमें प्रावधान किया गया। अच्छा, BDA एक्ट 2002 के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया था कि इसमें एक तो जो जो सामुदायिक और संरक्षण जो क्षेत्र रहते हैं वो BDA एक्ट 2002 के अंदर शामिल किए गए थे। नेशनल पार्क वगैरह के तो पहले प्रावधान था, लेकिन जो BDA एक्ट के द्वारा सामुदायिक और संरक्षित क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। अच्छा, इसका जो वन अधिकारों का जो अधिनियम 2006, इसका नोडल मंत्रालय कौन सा होगा, वन मंत्रालय नहीं होगा, ध्यान रखना। उसका मंत्रालय है जनजाति मंत्रालय, क्योंकि जनजाति से रिलेटेड मामले हैं इसमें, है ना। 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एक तो शीर्षक अधिकार हो गया 2025, शीर्षक अधिकार यानी जो 2006 में आया था ना एक्ट, तो 2006 से पहले 2005, तो दिसंबर 2005 में जो उस भूमि पर या तो खेती कर रहा है, या तो व्यक्तिगत रूप से या सामुदायिक रूप से, उसको उस क्षेत्र पर 4 हेक्टेयर तक, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक उसका अधिकार दिया गया है, यानी उसको अधिकार दिया गया है वन अधिकार। किस किस प्रकार के अधिकार, उपयोग को लेकर अधिकार,
लघु वनोपचराई या जल निकाय का उपयोग कर सकता है यदि उसको अवैध रूप से बेदखली नहीं की जा सकती, और यदि उनके क्षेत्र में कोई दखलबाजी करता है तो उसको भी संरक्षण दिया गया है, और यदि उनका किसी कारण से विस्थापन किया जा रहा है तो उचित पुनर्वास किया जाएगा उनका। दूसरा, जो वन प्रबंधन के जो भी अधिकार है उसका जो नोडल एजेंसी होगी ग्राम सभा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सी है, ग्राम सभा। अच्छा, जो एक मैंने लास्ट टॉपिक बताया था, ये उसका टॉपिक अपन आगे बात करेंगे, वो क्या है, उपवन। पवित्र उपवन। देखो, ये वो क्षेत्र होते हैं, जैसे कोई अभी अपन वन अधिकार की बात कर रहे थे, तो जो कुछ वहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं, या जनजातियों के अलावा जो बाकी जो निवासी होते हैं, वो अपने आसपास के किसी भी क्षेत्र को एक पवित्र मानते हैं। जैसे खेजड़ी का कोई उपवन हो गया तो उसको वो पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो जिन वनों की पूजा वगैरह करते हैं अपनी अपनी नज़र से, जिनको पवित्र मानते हैं ना, उनको पवित्र उपवन बोलते हैं। इनका सब जगह अलग अलग नाम है। अच्छा, किसको और कहाँ जा, राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में इन पवित्र उपवनों को वर्णी, केकड़ी या ओरन बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इनको देवन बोला जाता है। देवन, क्योंकि हिमाचल में देव ज़्यादा है ना, देवता वगैरह, देवन बोला जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है इनको। अच्छा, आपने वो यूपीएससी पीटी में शायद 2023 या 2022 के समथिंग एक प्रश्न पूछा गया था कि जो लिविंग रूट ब्रिज होता है, यानी जो जीवित जड़ें होती हैं, मतलब कोई पेड़ है उसकी जीवित जड़ों से एक पुल बनाया जाता है किसी भी जल क्षेत्र के ऊपर, तो वो कहाँ पर पाया जाता है, ध्यान रखना, वो पाया जाता है मेघालय में। और ये पवित्र उपवनों से ही है ये। तो वहाँ के जो वन होते हैं ना, वो जो पवित्र उपवन मानते हैं, उन्हीं की लिविंग रूट से वो ब्रिज बनाया जाता है। ये लिविंग रूट वाला ब्रिज ध्यान रखना, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है, मेघालय में। अच्छा, कर्नाटक में जो पवित्र उपवन होते हैं उनको देवराकुट बोलते हैं, केरल में काऊ बोलते हैं, असम में थान बोलते हैं, और महाराष्ट्र में देवराय बोलते हैं। अच्छा, मियावाकी वन के बारे में आपको पता है क्या, मियावाकी वन क्या होता है, पीटी का प्रश्न। मियावाकी वन, देखो ये वो वन होते हैं, ये पहली बात तो ये जापान से है। जापान के एक व्यक्ति ने एक पत्ती की खोज की थी, उसी ने नाम दिया था मियावाकी। अच्छा, मियावाकी होती क्या है, देखो विविध प्रकार के जो भी वृक्ष होते हैं ना, इनको बहुत कम समय में उगाने का तरीका होता है, यानी विविध प्रकार की वृक्ष प्रजातियों को लगाकर उनको पुनर्वनीकरण किया जाता है, बहुत तेज़ी से किया जाता है, इसमें तेज़ी से वनीकरण किया जाता है। तो ये वनों का प्रकार है और इनमें तेज़ी से वनों को उपजाया जाता है। जो शहरी जो क्षेत्र होते हैं इनमें ये मियावाकी वन पत्ती काम आती है, ताकि ऊष्मद्वीप होती है, जो पीटी तापमान वाले ज्योग्राफी में तापमान वाले चैप्टर में अपन ने बात की थी ऊष्मद्वीप के बारे में, तो वहाँ पर जो शहर होते हैं वहाँ पर मियावाकी प्रकार के वन लगा के ऊष्मद्वीप को कम करने के किया जाता है। अच्छा, अब इसलिए अभी जो करंट में न्यूज़ में था लास्ट ईयर, क्यों था, जो पिथौरागढ़ है ना उत्तराखंड का, कौन सा, पिथौरागढ़ कहाँ है, उत्तराखंड। यहाँ पर 8,000 फीट की ऊंचाई पर ये वन लगाए गए हैं। 8,000 फीट की ऊंचाई पर ये वन लगाए गए हैं, तो इस कारण ये न्यूज़ में था, ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और बात करें पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट, तो एग्रोवोल्टिक फार्मिंग का पता है क्या आपको, क्या होती है क्या। एग्रोवोल्टिक फार्मिंग होती है जो सोलर पैनल लगा रखे हैं अपन खेत अपना, यहाँ पर सोलर पैनल लगा रखे हैं, इसके आसपास के क्षेत्र में, इसके जो नीचे जो खेती की जाएगी ना सोलर पैनल के नीचे, उसको बोलते हैं एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। एग्रोवोल्टिक फार्मिंग, एग्रो यानी खेत, वोल्टिक यानी जो भी अपन वोल्ट किससे ले रहे हैं, ऊर्जा वाला वोल्टिक, सौर प्लेट से, तो एग्रो वोल्टिक याद करने का तरीका है ना। ठीक है, अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपन कल बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ, या एलिफेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है, या टाइगर से रिलेटेड, जैसे TX2 पीटरबर्ग घोषणा क्या थी,
और जो इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम चालू किया गया है वो क्या है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ओके ठीक है, बाय बाय।